अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। तो जी मैं आ चुकी हूँ नई किस्त लेकर। उम्मीद करूँगी कि ये किस्त आप लोगों को अच्छी लगे। खैर जैसी भी लगे, अच्छी लगे बुरी लगे, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी है। इवन दो कि आप सब करते रहते हैं कमेंट्स में, बहुत ज़्यादा इजहार करते हैं, बट ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। और एपिसोड लेट क्यों है, ये क्या है, फलाना है तो ढुमकाना है, वो सारी बातें मैं कर चुकी हूँ। उसमें मैं बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करूँगी। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी है एपिसोड, बस लिखते लिखते पता भी नहीं चलता। और फिर यहाँ का और पाकिस्तान के टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और फिर जब वहाँ रात होती है, यहाँ शाम होती है, जब मुझे लिखने का वक्त मिलता है तो बस खैर छोड़ें इन सब बातों को। ये तो छोड़ें, बस छोड़ ही दें इन सब बातों को। अब मेरे ख्याल से हम अपनी गुज़ारिशों की तरफ आ जाते हैं, इन तल्लों की तरफ आ जाते हैं। भाई प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। लाइक करने से ये होती है वीडियो की रीच जो है वो हाई होती है। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। चलो करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। कमेंट करने से ये होता है कि मुझे आप लोगों के दिमाग पढ़ने में आसानी हो जाती है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं और आप लोग कहाँ पर हैं, मैं कहाँ पर हूँ और मैं नॉवल को लेके किधर जाना है। सो कमेंट किया करें, अपनी राय का इज़हार किया करें, जैसा भी करें। आई एम ग्लैड आप लोग करते हैं, मुझे खुशी होती है। और और ओके। और मेरे ख्याल से अब काफ़ी बातें भी हो गई हैं और ये स्लाइड्स हम ऐसे ही आगे पीछे करते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी जो है वो अपनी एपिसोड तक पहुँचे। सो लेट्स गो। हर सितम बेमिसाल किस नंबर 56। किसी की बड़ी दोस्तियाँ हो रही हैं। वो इस वक्त खिड़की से बाहर हर सू दूर दूर तक मसनूई पीली रोशनी में डूबे अंधेरे को देख रही थी। जब ये जाना पहचाना और जान से प्यारा लम्स उसे अपने इर्द गिर्द महसूस हुआ था। एक मजबूत हिस्सार, मजबूत और असल मर्द का मजबूत हिस्सार। जारिया के होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट खुद ब खुद आ ठहरी थी। कनखियों से उसे देखा जो कि अब उसकी पुश्त को अपने हिसार में लिए उसके कंधे पर अपनी थोड़ी टिकाए मासूम से जलन लिए बोल रहा था। तो किसी को इतनी जलन क्यों हो रही है? उसके मुंह से जाने ये अल्फाज कैसे निकले थे, मगर इर्तिजा आफरीदी तो मुंह खोले, अब जरा सा कंधे से चेहरा उठाए, आंखें छोटी छोटी किए उसे सोचती नजरों से घूरने लगा था। जहाँ उसकी बीवी बात मुकम्मल करने के बाद आंखें सख्ती से नीचे, लबों को सख्ती से आपस में पेवस्त किए खड़ी थी। खड़ी उसके लिए इम्तिहान बनी हुई थी। बड़ी जुबान चलने लगी है मेरी बीवी साहिबा की। फिर जारिया का रूह अपनी जाने मोड़ते हुए उसकी पुश्त खिड़की के साथ लगाता खुद उस पर छाया हुआ, गोया हुआ, साथ ही उंगली के नरम लम्स से उसके निचले लब को आज़ाद करवाया। उसके छोटे से होंठ अब इर्तिजा आफरीदी की नज़रों के साथ साथ गर्म सांसों के हिसार में भी थे। दोनों के दरमियान फासला सिर्फ इतना था कि अगर वो छोटी सी लड़की कुछ बोलती तो भी बुरा फंसती और अगर खामोश रहती तो भी उसके लिए नागुज़ेर सी सूरत हाल बन जाती। क्योंकि इर्तिजा आफरीदी की क्योंकि इर्तिजा आफरीदी की बोलती मखमूर नज़रों के हिसार में खड़ी वो पिघल रही थी, कांप रही थी। दूसरी जानिब इर्तिजा आफरीदी को शायद जवाब चाहिए भी नहीं था। वो तो बस उस पर झुका उसे इंतज़ार में गुजरी कुछ सातों की, कुछ लम्हात की रोदात सुना रहा था, जिन पर सिर्फ और सिर्फ इर्तिजा आफरीदी का हक था और जो जारिया मैडम अपनी नई नई उगी कज़न पर लुटा चुकी थी। बाहर सर्द हवाओं ने लहलहाते खिड़की पर बने इन दो सायों को एक होते देख शर्मीली मुस्कुराहट से रुख तक फेर लिया था। बाहर के कम दर्जा हरारत के बरअक्स अंदर रूम के टेम्परेचर में एकदम से अच्छा खासा इजाफा हो गया था। इर्तिजा आफरीदी के हाथ अब जारिया के गिर्द लिपटी शॉल ज़मीन बोस कर चुके थे। जारिया का हाथ इर्तिजा आफरीदी की गर्दन की पुश्त पर था। इर्तिजा आफरीदी मज़ीद बहक रहा था। वो बहकना चाहता भी तो था। तेज़ सांसों का खेल अभी तक जारी था। खूबसूरत बोलती खामोशी पूरे रूम की सुनहरी रोशनी में रक्स कर रही थी। स्याह चश्मा ड्रेसिंग टेबल पर धरा अपनी मुस्कुराहट दबाए चुपचाप सा बैठा था। सद शुक्र आज उसकी बचत हो गई थी। कुछ देर के बाद इर्तिजा आफरीदी
सारिया से दूर हुआ तो वो सीने पर हाथ रखती गहरे लंबे सांस अंदर को खींचने लगी थी। उफ उफ, इर्तिजा इस तरह कौन करता है? अपने गिर लिपटे इर्तिजा के हिसार के बाहर निकलते सारिया ने खफा खफा नजरों से उसे देखा था। छोटे से होंठ पे सूर रखे थे। जारिया के वजूद में आई ये तब्दीली बहुत खुश आइन थी और बिला शुबा ये उसके शोहर की बाबत था। मेरी जान, ये तो कुछ भी नहीं, आगे आगे देखिए होता है क्या। सारिया ने झुककर शाल उठानी चाहिए मगर इत्तेजा अफरीदी नहायत खूबसूरती से उससे ऐसा करने से रोकता, उसे अपने बाजू में भरता बेड की जानिब भर गया था। आज ये किताबों कज़नों सहेलियों को मुझ पर फोकियत देने के सारे बदले तुमसे सूद समेत ना लिए तो मेरा नाम भी सारिया का शोहर नहीं। वो उसे बेड पर लेटाता खुद भी उस पर झुक गया था। जारिया के होंठ पर खूबसूरत बेहद भली सी मुस्कुराहट थी, गाल लाल थे। जारिया का शोहर, नाइस नेम। उसने दिल में सोचा, खूब महसूस हुई मगर इससे ज़्यादा वो सोच भी न सकी कि जारिया का शोहर रूम में जलता फानूस बंद करता अब मुकम्मल तौर पर अपनी बीवी के जानने में तवज्जो हो चुका था। और एक बात तो तय थी कि इर्तिजा अफरीदी की गुर्बत में जारिया इस्लाम्स के अलावा कुछ भी सोचने से कासिर थी। हर सू गहरा अंधेरा था, स्याह अंधेरा, गुनाहों जैसा स्याह अंधेरा। माहौल में अजीब तरह की घुटन थी, खब्स थी। जुलाई का वक्त चल रहा था, गर्मी और खब्स अपने अरूज पर थी। दोपहर में बारिश होकर थमी थी। अभी भी बारिश हो रही थी मगर ताज़ा हवा का नामो निशान तक नहीं था। बारिश के बावजूद भी गर्मी का जोर अपने जोबन पर था। इसका बाप आज भी घर नहीं आया था। 1 महीना होने वाला था इसके बाप को अपनी शक्ल दिखाए हुए, और जब जब वो नहीं आता था तब तब इस 16 साला लड़की को अपनी माँ की धुतकार सुनने को मिलती थी। जब जब इसका बाप इसकी माँ को बेटा ना देने का ताना देता था तब तब वो मासूम लड़की अपनी माँ के हाथों पिटी जाती थी। अब तो खैर आदत हो जानी चाहिए थी मगर नहीं होती थी। इस कैद की घुटन सदा तंग जिंदगी की आदत उसे होकर नहीं देती थी। वो हर बार एक नई उम्मीद के साथ उठ खड़ी होती थी कि शायद कभी तो इसकी माँ को इसका भी ख्याल आएगा। कभी तो शायद कभी तो इसका बाप भी इसकी माँ को इज्जत देगा। वो माँ जो सिर्फ इसके बाप की दीवानी थी। वो माँ जो सिर्फ एक औरत थी, बेपनाह खूबसूरत औरत। वो औरत जो इससे आंखों वाले रोबदार शख्स की बीवी होकर रह गई थी और जिसे शोहर की बेतनाई भुलाने के लिए दिन रात शराब के नशे में सरमस्त रहने की ज़रूरत होती थी, और जिसे अपनी 16 साला बेपनाह खूबसूरत बेटी भी भूल जाती थी। वो बेटी जो अपने ही माँ बाप से उम्मीदें लगाए बैठी थी। ये बेवकूफ़ी हो सकती थी भला? नामुमकिन। उम्मीद और माँ बाप, ये 2-3 लफ्ज़ एक साथ ही खूबसूरत लगते हैं, है ना? माँ और बाप, ये वो 2 लोग होते हैं कि कम अज़ कम जिन्हें हम हर सूरत प्यारे लगते हैं। हम खूबसूरत ना भी हों तब भी अपने माँ बाप को हमसे प्यारा कोई नहीं होता, हम कितने ही नाकाम क्यों ना हो जाएं। मगर ये 2 लोग हमें फिर भी कबूल कर लेते हैं, हमें दिलासा देते हैं, हमें फिर से खुद पर भरोसा करना, खुद से उम्मीद लगाना सिखाते हैं। और क्या हो अगर इन दोनों से ही इंसान को धुतकार मिल जाए? क्या हो अगर ये दोनों ही आपकी नाकामी की असल वजह हों? ऐसा ही मामला इस घुंघराले बालों वाली बच्ची के साथ था जिसने खुद को इस अलमारी में बंद कर रखा था। इसका पूरा वजूद पसीने में नहाया हुआ था और गला खुश्क तरीन था। वो अपनी सांस रोके यहाँ खुद को छुपाए बैठी थी। बाहर रात गहरी हो चुकी थी। बाप उसका था नहीं, माँ उसकी नशे में धुत अपने कमरे में पड़ी थी, और वो खुद अपनी ही हाला की औलाद से छुपने की तगो दो कर रही थी। वो नीली आंखों वाला इंतहा का खूबसूरत और हैंडसम 20 साला लड़का था, जगह खराब इस सोहबत की वजह से अपनी ही हाला की बेटी पर नज़र रख चुका था। वो लड़का जो कसरती वजूद रखने की वजह से उम्र और ताकत में बहुत बड़ा लगता था, वो उनके घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ था। वो उसके माँ बाप के आपसी ताल्लुकात जान चुका था, और वो इस खूबसूरत नकूश और घुंघराले बालों वाले लड़की की तन्हाई और बेचारगी से अनजान नहीं था। और ऐसे ही बच्चे तो किसी का तरने वाला बनते हैं। जब माँ बाप अपनी औलाद को अहमियत और इज्जत नहीं देते और इनके साथ खड़े नहीं होते, तब दुनिया उन्हें नोच घसूट लेती है
اور وہ بھی تو وہاں یہی کرنے آیا تھا، اور اسی لیے تو گھنگریالے بالوں والی وہ 16 سال کی لڑکی خود کو اس سے بچا رہی تھی۔ گھنگریالے سے بال پسینے میں نہائے اس کے نرم خوبصورت گالوں سے چپکے ہوئے تھے، کچھ گردن کے گرد بھی لپٹے تھے، جہاں سے وہ سیاہ دل جھانک جھانک کر باہر سے آتی سٹی کی دھن کی جاننے متوجہ تھا۔ کہاں ہو کرلی ہیٹ؟ یہ آواز اسے اپنے بہت قریب سنائی دی تھی۔ تو کیا وہ گیسٹ روم میں آ چکا تھا؟ دیکھو، اگر تم یوں خود کو مجھ سے چھپاؤ گی تو تکلیف تمہیں ہی ہوگی۔ وہ رکا تھا۔ ٹھک ٹھک اسے لکڑی کی بنی سیاہ الماری کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، جہاں سے اس کی سفید رنگ کی فراک کا کنارہ ذرا سا باہر ٹکا رہ گیا تھا۔ اور اگر تم کوآپریٹ نہیں کرو گی تو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، بہت زیادہ۔ اس کی آواز اب کسی دبی دبی گھرراہٹ کی مانند سنائی دے رہی تھی۔ اندر اس کا سانس تک رک گیا تھا، دونوں ہاتھ ہونٹوں پر سختی سے جمائے وہ اپنی سانسوں تک کا گلا گھونٹ چکی تھی۔ اسے لگا تھا اس کی موت یوں ہی سانس رکنے سے ہی واقع ہوگی، اور ہو بھی جاتی، اسے پرواہ تھی بھی نہیں۔ اپنی عزت اسے زندگی سے زیادہ پیاری تھی۔ میں 3 تک گنوں گا، اور اگر تم باہر نہ آئی تو میں اندر آ جاؤں گا۔ آواز پھر سے گھنگریالے بالوں والی لڑکی تک گئی تھی، مگر وہ ویسی ہی پڑی رہی تھی، ساکت، خاموش اور ساکن۔ اسے باہر نہیں جانا تھا۔ 1 باہر سے وہ 20 سالہ کسرتی جسامت والا لڑکا اب گنتی شروع کر چکا تھا۔ 2 اندر اسے لگا تھا کہ چند سانسوں کا کھیل، اور پھر بس، پھر رہائی تھی، آزادی تھی۔ کاش وہ نیلی آنکھوں والا لڑکا کچھ دیر، محض کچھ دیر اس سے دور رہے، تو گھنگریالے بالوں والی لڑکی خود اس سب سے دور، بہت دور، جہانوں کے اس پار چلی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ آنے کے لیے۔ مگر شاید اس کی باقی خواہشات کی طرح یہ خواہش دعا بھی قبولیت کا شرف پانے سے قاصر رہی تھی کہ باہر سے اسے 3 کا نمبر سنائی دیا۔ 3 گنتی ختم ہو گئی تھی، لیکن سانسیں ختم نہیں ہوئی تھی، وہ زندہ تھی۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ وہ بے پناہ ہینڈسم شیطان نما آدمی الماری کا پٹ کھولے اس کے سامنے تھا۔ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹ گیا تھا، ہوا کا رستہ کھل گیا تھا، سانسیں چلنے لگی، زندگی سے ناتا نہیں ٹوٹا تھا، دعا قبول نہیں ہوئی تھی، ہر دفعہ کی طرح۔ اس کے بعد وہ نیلی آنکھوں والا درندہ اس پر چپٹا تھا۔ آہ! اس کے ساتھ ہی وہ اس بھیانک خواب سے جاگ اٹھی تھی۔ سیاہ آنکھیں کھلی اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں پھیلا گھپ اندھیرا اس کے وجود سے آ چمٹا تھا، روح تک میں اتر چکا تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتے اس نے ہوا کو اندر کھینچا، ساتھ ہی باہر ہاتھ مار کر اسے سائڈ ٹیبل پر دھرا لیمپ آن کیا تو کمرہ نیم زرد روشنی میں نہا گیا تھا۔ اس زرد پیلی روشنی میں اب خواب کے برعکس خوبصورت نقوش قدرے میچور لگنے لگے تھے۔ گھنگریالے بال بھی لمبے تھے، ہاں، مگر میرون رنگ کے پیچز کے اوپری کھلے بٹن سے گردن پر موجود وہ سیاہ دل آج بھی جھانک جھانک کر باہر روشنی میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو پسینہ اس وقت بھی وہاں چمک رہا تھا، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اس نے گال صاف کرنے چاہے تو اسے محسوس ہوا کہ گھنگریالے بال گردن رخساروں پر چپکے ہوئے تھے۔ اسے لگا تھا یہ ڈراؤنا خواب نہیں، یہ بھیانک ماضی اس کے سامنے ایک بار پھر سے حقیقت بن کر کھڑا ہو گیا ہے۔ دونوں ہاتھ ہونٹوں پر سختی سے جمائے وہ جیسے اپنی ہی چیخوں کا گلا گھونٹ رہی تھی، لگاتار بہتے آنسو، اور سیاہ آنکھوں میں چھایا کرب اس واقعی قابل رحم بنا رہا تھا۔ پھر جانے کتنے ہی لمحے سماعتیں سرکے ہوں گے کہ اس کے ہوش خود سنبھلے تھے، ڈھیر سارا رو لینے کے بعد جیسے اب اپنا آپ کچھ ہلکا محسوس ہونے لگا تھا۔ بھیگے گال بے دردی سے صاف کیے، ماتھے پر آیا پسینہ، گردن، رخساروں پر چپکے بال، اسے سب کچھ صاف کیا۔ پھر اس نے بالوں کو گول مول کرتے ارد گرد کا جائزہ لیا تھا۔ وہ کہاں تھی اور کیوں تھی؟ سب کچھ ذہن کے پردوں پر لہرانے لگا تھا۔ وہ اس وقت روم میں اکیلی تھی۔ زائیہ کے جانے کے بعد وہ سو گئی تھی۔ وال کلاک پر نظر اٹھی جو کہ لیمپ کی سرد روشنی میں آدھی رات کا وقت دکھا رہی تھی۔ اس نے گہری سانس بھرتے قدرے پیچھے ہوتے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا لی تھی، اور خاموشی سے چپ چاپ پورے روم کا جائزہ لیتی رہی۔ کافی دیر تک یوں ہی بیٹھی رہی، کچھ سوچتی رہی۔
खुद को चुपचाप से दिलासे देती रही। अगर सोचू का रुख फिर से माजी के सफ़र पर गामज़न होने लगता तो वो सर झटक जाती। नहीं, आज रात के लिए इतना ही काफ़ी था। मज़ीद कुछ याद करने की ना तो उसमें सकत थी और ना ही कोई चाह। कुछ देर यूं ही वो हेडबोर्ड के साथ टेक लगाए बैठी रही कि दफातन साइड टेबल पर धरा उसका मोबाइल फ़ोन सूं सूं करने लगा था। अपना ये मोबाइल फ़ोन उसने आज काफ़ी दिनों के बाद ऑन किया था। दोपहर में फरीहा बेगम ने बाकी के सामान के साथ ये भी उसे दिया था, जो कि तब का ही चार्जिंग पर लगा हुआ था। और अभी जब वो बजने लगा तो अलियाना ने चौंक कर उसकी जानिब देखा, जहाँ एक अनजान नंबर स्क्रीन पर जगमगा रहा था। यूं ही नीम दराज रहते उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल फ़ोन उठा लिया। आंखों में ढेरों हैरत और सोच लिए उसने चार्जर की पिन बाहर निकाल दे कॉल यस करने के बाद मोबाइल फ़ोन कान के साथ लगा लिया और दूसरी जानब से बोलने की मुंतज़िर रही, जहाँ से किसी के भारी होते तनफ़्फ़ुस की आवाज़ उसके कानों तक बखूबी पहुँच रही थी। हेलो करली हेड, कोई बोला था और आलियाना वहीद भंगिश की सारी दुनिया उलट गई थी। आवाज़ थी या कोई सूर फूंका गया था। इस भारी मुस्कुराती आवाज़ पर इसके आपस में पेवस्त लब नीम वाह हुए थे। कच्ची नींद और खौफनाक ख्वाब से जागी सोई सुर्ख पड़ती स्याह आंखें हजम से ज्यादा फैली थी। सारी नींद की खुमारी भग से उड़ी थी। उसे लगा था कि वो ख्वाब, वो गुजरा हुआ कल ज्यादा खौफनाक है, मगर नहीं, ये आवाज़ उसके वजूद को हवा में मुअल्लक कर चुकी थी, जहाँ ऑक्सीजन की शदीद तरीन कमी थी। वो सांस खींच खींच कर ले रही थी। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, मगर आवाज़ आवाज़ गोया हलक से निकल कर नहीं दे रही थी। जबकि मोबाइल फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद शख्स उसकी सांसों की तेज़ रफ्तार सुनकर मुस्कुराया था। नीली आंखों में हर चीज़ फतह कर लेने की चमक थी। गोया इस लड़की पर आज भी अपना आप असरअंदाज होता देख उसे अंदर तक जरूर भर गया था। आह, मुझे कितना तड़पाया और हो तो कितना छुपाया है तुमने कर ली हेड। वो मसनूई अफसोस से गिला कर रहा था। हलियाना भी बेजान बैठी रही। कहाँ गए थे इसके सारे अल्फाज? वो कुछ बोल क्यों नहीं पा रही थी? इन गुजरे माहो साल में वो तो बहुत मजबूत हो चुकी थी। फिर वो कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? इस शख्स पर लानत क्यों नहीं भेज देती? ज्यादा नहीं तो वो उसकी कॉल काट देती। इतनी ही हिम्मत, इतनी सी जुर्रत तो वो बहरहाल कर ही सकती थी। ये तो करना फर्ज था। इस पर दिमागी सोच सलावातें सुनने के बाद उसने कांपते हाथों में थामा मोबाइल फोन अपने सामने करना चाहा, मगर फिर स्पीकर से उसकी आवाज़ गूंजी थी, ना ना मेरी जान, कॉल मत काटना। जाने उसे कैसे जान लिया था कि वो ये कॉल बंद करने वाली थी। आलियाना ने यहाँ वहाँ सर घुमाकर जैसे किसी चीज़ की खोज लगानी चाहिए, मगर हर सू फैली नीम तारीकी में उसके खुद के सिवा वहाँ कोई नहीं था। उस गहरी सर्द रात में तुम मुझे सुनो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हकायात सुनो। तुमने मुझ मासूम से ऐसा मुंह मोड़ा कि पूछो मत। वो यूं बात कर रहा था गोया वो बेहतरीन दोस्त रह चुके हों। यू नो व्हाट, मैं आज तक उस परस्ती शाम के शहर से नहीं निकल पाया। उस मर्द ने बात शुरू की तो आलियाना की आंखों से आंसू टिप टिप गिरने लगे थे। वो किस रात का जिक्र कर रहा था आलियाना जानती थी। वो नीली आंखों वाला भी जानता था कि आलियाना जानती है। तुम जैसा मुझे आज तक नहीं मिल सका, जो सुकून तुम्हारी गुर्बत में मुझे मिला, आई स्वेयर कर ली हेड। वो फिर से जोर फूंक रहा था, मगर वो मर क्यों नहीं रही थी? उसकी रूह क्यों नहीं निकल रही थी? तुम्हारे वजूद का नशा आज भी मुझे ज़रूर बख्शता है। नीली आंखें बंद करते जैसे फिर से खुद को उस रात उन लम्हात में ले गया था, जहाँ वो दोनों थे, जहाँ इन दोनों के अलावा कोई नहीं था, जहाँ इन दोनों के दरमियान कोई नहीं था। आलियाना का पूरा वजूद कांपने लगा था। वो फिर से बोल बोल रहा था, जोर फूंक रहा था, मगर कुछ भी तो फना नहीं हो रहा था। जस्ट जस्ट शट अप, अपना मुंह बंद रखो तुम। एकदम से बहुत सारी हिम्मत जमा करती वो चीख उठी थी। अल्तमश अफरीदी का रूम साउंड प्रूफ था, आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी, सो वो नहीं गई थी। आ आ यूं चीख कर कुछ क्यों खुद को थका रही हो गर्ली हेड? वो जैसे इसकी यूं चीखने पर बदमज़ा हुआ था, या फिर शायद मसनूई फिक्रमंदी से बोला था, तुम ना शुरू से ही ऐसी हो। मेरा सारा मूड यूं ही चीख चीख कर तुम मुखारत कर देती हो।
मैं यहाँ तुम्हारे खूबसूरत तराशीदा वजूद के लिए तड़प रहा हूँ। तुम्हारे शोहर से मुझे जेलसी हो रही है यार, वो कैसे हक से जब चाहे तुम्हें छू, वो बहुत तहम्मुल से बोल रहा था, अपनी बकवास बंद करो। मेरे शोहर को अगर तुम्हारी सच्चाई के बारे में इल्म हो गया ना, तो तुम्हें इतने टुकड़े करेगा कि तुम्हारे वारिस गिनते गिनते थक जाएंगे। वो इस कदर उलझी हुई थी कि ये तक ना महसूस कर सकी कि अल्तमश आफरीदी की ताकत का खुद अपने मुंह से इजहार कर रही थी। ओ कम ऑन हनी, हम दोनों जानते हैं कि वो मुझ पर कितना ट्रस्ट करता है। बहरहाल, अब तुम तैयार रहो, मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने पास ले आऊँगा। फिर मैं हूँगा, तुम होगी और ये तन्हाई। टू टू। अभी इस घटिया शख्स की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आलियाना ने ना सिर्फ कॉल काट दी थी, बल्कि मोबाइल फ़ोन ही ऑफ कर दिया था। खामोश आंसू हनूज आंसू से बह रहे थे। खूबसूरत से आंखों की सूजन हद से सवा थी। आज की रात उसके लिए बेहद तकलीफ खुद में समाये हुए थी। बेजान मोबाइल फ़ोन मुट्ठियों में दबाए वो यूं ही साकत बैठी रही। वो माजी भूल जाना चाहती थी, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। इसके बस में होता तो वो माजी की ये स्याह पन्ने अपनी ज़िंदगी से उखाड़ फेंकती, मगर इस सब में वो एक गलती कर रही थी। आगे बढ़ने के लिए माजी को भूलना नहीं, बस कबूल करना होता है। ये बात एक्सेप्ट करनी होती है, जो हो गया उससे ऐसा ही होना था। मैं, तुम या कोई और कुछ नहीं बदल सकता, कम से कम अब तो बिल्कुल भी नहीं, जब वो सब माजी का हिस्सा बन चुका था। किसी भी इंसान के कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ हाल होता है, अब होता है, अभी का वक्त होता है। और आलियाना वहीद बंगश अभी पर ही तो काम नहीं कर रही थी। वो तो आज भी अपने माजी के गर्दाबू में फंसी अपने आज का मुआवजा अपने माजी से करती आई थी। माँ बाप की तवज्जो नहीं मिली तो वो वही प्यार तवज्जो की उम्मीद अपने सौतेले भाई रहमान वहीद बंगिश से लगा बैठी। वहाँ से धुतकार मिली, पर अपने दोस्त आलम के हम कदम हो ली। उसके शोहर अल्तमश अफरीदी का जिक्र भी यहाँ निकलता ही नहीं। वो आखिरी शख्स भी होता इस ज़मीन पर, तब भी अलियाना को उससे कोई उम्मीद नहीं थी। मगर खैर, इस सब में एक बार भी उसने खुद से कोई उम्मीद नहीं लगाई। किसी की मोहब्बत पाने के लिए के बजाय उसने खुद के लिए खुद से मोहब्बत करने की ख्वाहिश ही नहीं की थी। पता नहीं ये एक बात सीखना और समझना इतना नागुज़ेर क्यों था उसके लिए। जो चीज़ें हमें सबसे पहले करनी चाहिए वो हम आखिर में भी नहीं करते। फलां ने हमारे साथ ज़्यादती की तो हम यही डिज़र्व करते हैं। हमसे कुछ गलत हो गया तो मैं हूँ ही नहीं इस काबिल कि कुछ ढंग से कर सकूँ। वो भी इसी तरह बार बार फेल होने के बाद खुद पर अपनी ज़ात पर यही लेबल लगा चुकी थी, आई एम गुड फॉर नथिंग। यही हाल तो था लियाना का। वो खुद को अपनी तमाम तर नाकामियों समेत अभी तक कबूल ही तो नहीं कर पाई थी। वो खुद से उम्मीद लगाना सीख ही तो नहीं सकती थी। लेकिन एक सच्चाई ये भी तो थी कि अगर वो कमज़ोर थी तो उसे खुद से ज़्यादा हिम्मत वाले की खोज लगानी चाहिए थी। ये तो तय था कि अलियाना को भी ये एहसास बहुत जल्द होने वाला था कि वो अफरीदी विला में बैठकर अल्तमश अफरीदी को अब ब्लेम करती रहे, रहमान वहीद बंगिश को या फिर अपनी किस्मत को। लेकिन एट दी एंड इसे निकलना खुद था, या फिर किसी ऐसे को ढूंढना था जो सारे मैस को समेट सकता। मगर इसके लिए ज़रूरी था कि वो सही सिमत में जाए। मुश्किल से मुश्किल हालात में सिर्फ खुद पर भरोसा करके ही वो अपने यहाँ हाल और मुस्तकबिल को बदल सकती थी, या फिर किसी ऐसे शख्स को तलाश करके जो खुदा के बाद इन सब हालात को कंट्रोल कर सकता हो। और अफरीदी विला में ऐसा कौन था, ये तो इस सारे अरसे में किसी अंधे को भी पता चल जाता। और अलियाना वहीद बंगश भी जान गई थी कि वो कौन था जो उसकी मदद कर सकता था। आलियाना को बस उसकी हमायत हासिल करनी थी। आलियाना को बस उस एक शख्स से ही कंट्रोल की वो डोरी अपने हाथ में लेनी थी। अल्तमश अफरीदी के अंधेरों और तकलीफ़ों में डूबे रूम की फ़िज़ा के बरअक्स बाहर लॉन का मौसम बहुत सुनहरा और बेहद तरोताज़ा सर्द हवा में लिपटा हुआ था। खिड़कियों पर नस्ब बल्बों की मसनूई रोशनियाँ भी सारे में फैली थी। बारिश थम चुकी थी, मगर सर्द ठंडी हवा अब भी काफ़ी तेज़ थी। बाहर पोर्च में आमिर अफरीदी की सफ़ेद गाड़ी भी खड़ी नज़र आ रही थी, जिसका मतलब था कि आमिर और शिज़ा की वापसी भी हो चुकी थी। शिज़ा तो आते ही अपने रूम में आराम की गर्ज से चली गई, जबकि आमिर अफरीदी को कोई अहम कॉल आ गई तो उसे सुनने रास्ते में रुक गया। और अब जब वो अपने रूम का दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ तो वो सामने का मंजर देख चौंक कर रुका। दूसरी जानब खटके की आवाज़ पर वो भी तो चौंक कर उठ बैठी थी, जो कामिल अफरीदी के जाने के बाद इसके रूम से जा न सकी थी। जाने क्यों?
सौ बहाने दिल ने गढ़े और हजार दलाइल दिमाग ने दिए, मगर वो यहाँ से ना जा सकी। जाने क्यों? और फिर यूं ही काउच पर बैठे बैठे सोचते सोचते वो जाने कब सो गई थी, खुद भी अनजान रही। बेड पर अभी भी उसका अनपैक्ड बैग खुला हुआ उसी हालत में पड़ा था जैसे आमिर अफरीदी गया था। आयला की यहाँ मौजूदगी आमिर के लिए शॉकिंग तो थी, मगर वो बिना कोई भी तसुर दिए आगे बढ़ा। कोच पर गुमसुम बैठी खुद को तकती। अपनी बददिमाग बीवी को इग्नोर कर गया, जो कि अब उसे आते देख अपने सारे हथियार तेज कर चुकी थी। मगर खैर, आमिर ने इग्नोर ही किया। बोस्की रंग के गर्म सूट के साथ वो डार्क ब्राउन शाल कंधों पर ओढ़े उस मासूम सी शक्ल वाले शिजा के साथ गाड़ी में बैठता जितना प्यारा लग रहा था, आयला को उतना ही जहर। वो रूम में आया तो साथ ही उसकी महसूस खुशबू भी रूम की फिजा में घुलती आयला को जलते कोयलों पर धकेल गई थी। कहाँ से आ रहे हो तुम? इस सवाल और इस अखड़ अंदाज पर कंधों के गिर्द लिपटी शॉल को उतारते आमिर अफरीदी के हाथ पल दो पल को थमे थे, मगर वो बिना कोई भी जवाब दिए अब अलमारी के पट खोले उसके सामने खड़ा था। मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूँ। आमिर का यूं नज़रअंदाज करना उसे आग ही तो लगा गया था, इसलिए दोनों बाजू सीने पर बांधे एक कमरे के वस्त में खड़ी अपने महसूस तनक अंदाज में गोया हुई। मुझसे बात मत करो आयला। आयला जिस कदर गुस्से में थी, आमिर उतना ही ठंडा था, और आमिर के वजूद से उठता ये सतपन ही आयला को उलझा रहा था। इस शख्स को आयला ने हमेशा जज्बात से पुर देखा था, खुद के लिए जज्बात लुटाते देखा था, प्यार मोहब्बत जलन गुस्सा और शायद नफरत भी करते देखा था, मगर एहसास उसे कभी ना पाया था आयला ने। और इस शख्स का सटपन आयला के वजूद को नीला कर रहा था। क्यों? तुमसे बात क्यों ना करूं? हाँ, और अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ तुम्हें तुम्हारी सो कॉल्ड कज़न, उंगली से रूम के बाएं जानब मौजूद दीवार की जानब इशारा किया था जिसके पास शिजा का ठिकाना था, जबकि शिजा के जिक्र पर आमिर के लब सख्ती से भिंच गए थे। मगर आयला अब भी बोल रही थी, उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। मैं आमिर अफरीदी तुम्हारी उस कज़न को मैदान खाली करके तुम पर फतह के झंडे गाड़ने दूंगी तो तुम गलत हो। ऐसा नहीं होगा। मैं उस लड़की के साथ साथ तुम्हारी जान भी खुद अपने हाथों से लूंगी अगर तुमने मेरे साथ बेवफाई की। उसका चेहरा रूम की पीली रोशनी में आग छलका रहा था, उसका तनफ्स तेज हो रहा था, भारी था, जलन थी, थी हसद था या फिर जाने क्या, मगर जो भी था, आला अफरीदी इस जज्बे में सुलग रही थी, और आमिर अफरीदी तासुफ भरी नज़रों से उसे देखे जा रहा था। वो चीख चीख कर खामोश हुई तो आमिर अफरीदी गहरी सांस भरता अपने लिए रफ ट्राउज़र शर्ट लिए वॉशरूम में जा बंद हुआ था। मतलब साफ था कि इस लड़की के साथ सर फोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। इरादा वाज़े था कि अब आमिर अफरीदी इस पत्थर दिल लड़की को पिघलाने के चक्करों में मज़ीद अपना सर, अपना आप और अपना दिल लहूलुहान नहीं करेगा। फैसला हो चुका था, और आयला हक तक से मुंह खोले खड़ी की खड़ी रह गई। उसके लिए सदमा बहुत बड़ा था, बेयकीन कर देने वाला था, पत्थर का बुत बना देने वाला था।